कि मैं व्यवहारिक तौर पर मैं स्वयं भी शादी किया, मैंने एक पैसा दहेज नहीं लिया। मैं अपने बेटा का भी शादी किया, मैंने एक पैसा दहेज नहीं लिया। यह पूरा समाज जानता है। आप जो ये बात बोल रहे हैं जी, हरे कृष्ण जी, सच पूछे तो आपको मैंने जैसे पहली बार देखा, बिल्कुल मैं अपने आप उस रूप में देखने लगा। मैं आपकी उम्र का ही था जी। दोस्तों, व्यक्ति के कार्य ही उसकी पहचान होती है। आज मैं पटना स्थित हनुमान नगर एक ऐसे साहित्यकार के आवास पर पहुंचा हूं जिनकी पहचान किसी से छुपी हुई नहीं है। चाहे वह साहित्यिक क्षेत्र हो या सरकार के किसी पद पर हो या सरकार के अन्य कार्य क्षेत्रों में हो, उनकी पहचान उनके कर्तव्यों से स्थापित हुई है। आज हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है दोस्तों। चूंकि आप सभी हमारे साहित्य आजकल को चाहने वाले हैं, आप सभी हमारे सब्सक्राइबर हैं और साथ ही साथ आप सभी या तो साहित्यकार हैं या तो कलाकार हैं। तो आपके लिए आज का यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य यह है कि आप कुछ ना कुछ आज के इस वीडियो से जरूर सीखेंगे, लाभान्वित होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल के द्वारा आयोजित साहित्यकारों से साक्षात्कार एपिसोड नंबर 3 में मैं हरे कृष्ण प्रकाश अपने इस चैनल पर पटना के लोकप्रिय एवं वरिष्ठ साहित्यकार सिद्धेश्वर सर का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वागत है सर आपका इस चैनल पर। आपका भी हार्दिक स्वागत है। प्रणाम हरे कृष्ण जी। सर, साहित्य आजकल के इस चैनल पर सर, साहित्यकारों से साक्षात्कार का हमारा जो उद्देश्य है वह उद्देश्य बड़ा ही व्यापक है। हम यह चाहते हैं कि हमारे तमाम जितने भी साहित्यकारों से साक्षात्कार होते रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं नई युवा पीढ़ी उत्साहित हो, प्रोत्साहित हो, सृजनकार बने और अपनी कलम को और भी धारदार देकर इतिहास रचने में कामयाबी हासिल करे। तो सर्वप्रथम सर मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय हमारे तमाम दर्शकों को दें, अपने चाहने वालों को दें। मैं अपना परिचय देना बहुत विस्तार से क्या दूं, आप तो पूरा परिचय आप ही दे दिए हैं। बिल्कुल। वैसे मैं बतला दूं कि मैं पहले रेलवे में था। रेलवे में चल टिकट परीक्षा के रूप में मैं कार्यरत रहा जी। और अपने 2 साल पहले मैं सीआईटी पद से जी वहां से मैं अवकाश प्राप्त किया हूँ। और अवकाश प्राप्त करने के बाद मैं पूरी तरह साहित्य में समर्पित हो गया हूँ। जैसा कि सर ने अभी बताया कि सर सरकारी पद पर रेलवे विभाग में अपना सेवा प्रदान किए हैं और सेवा के उपरांत सर का रुझान साहित्यिक क्षेत्र में हो गया। बड़ा ही आश्चर्य का ये विषय है, जहां आज के समय में तमाम लोग अपने दिनचर्या में सर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनको लगने लगता है कि जीवन नीरस हो गई। और जहां तक बात है रिटायर्ड होने के बाद का, तब तक तो उनका ये होता है कि अब हम घर में बैठेंगे, किसी कीर्तन भजन करेंगे और फिर अंत समय आएगा ऊपर चले जाएंगे। वहीं पर आपके द्वारा साहित्यिक दृष्टिकोण अपनाने का क्या कारण हुआ, तो मैं जानना चाहूंगा। मेरे साथ साथ तमाम श्रोता जानना चाहते हैं कि सिद्धेश्वर सर सेवा देते हुए आखिर साहित्यिक क्षेत्र में उनकी रुझान कैसे शुरू हो गई, तो आप जवाब दें सर। हाँ, तो ऐसा है कि हरे कृष्ण जी कि मैं बचपन से ही साहित्य के प्रति मेरी रुचि रही है जी। ऐसा नहीं कि रेलवे में जाने के बाद मैं लिखना पढ़ना शुरू किया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जब 14 वर्ष का उम्र का था जी, तभी मैंने पहली बार कविता लिखा था। और उस समय जो पत्रिकाओं में मैं कविताएं, कहानियां, लघु कथाएं देखा करता था, तो मुझे लगा कि मेरे भीतर की जो सृजनात्मकता थी बिल्कुल वो बिल्कुल भर के सामने आने लगी। अब मुझे लगा कि मैं इस तरह का मैं भी कुछ लिख सकता हूँ, कर सकता हूँ। उस समय जब मैंने पहली बार कविता लिखा तो मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स का छात्र रहा हूँ जी। तो वहाँ के जो स्मारिका प्रकाशित होती है उसमें मेरी वो जब कविता प्रकाशित हुई जी, तो मेरे भीतर की सृजनात्मक ऊर्जा जो है और भी बढ़ी, वो बिल्कुल छलांग लगाई। और मुझे लगा कि मैं कुछ अपने भीतर की भावना को मैं उतार सकता हूँ।
बिल्कुल। तो देखा आपने कि सर का लगाव कैसे एक उस समय से शुरू हो गई साहित्य के प्रति जिस समय सर अध्ययन कर रहे थे। तो दोस्तों, मैं सर के विषय में सर अपना परिचय ज्यादा नहीं दिए हैं, क्योंकि यह एक बड़प्पन होता है बड़े साहित्यकारों का कि वह अपने विषय में ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। हालांकि मैं जब से सर को जान रहा हूं, इन्हीं दिनों में मैंने कई चीजों का अवलोकन किया है। यूं ही नहीं मैं किसी से मिल लिया करता हूं या मैं उनके पास जाता हूं। अभी सर से मिलने के लिए बाकायदा हमको 100 से 125 का खर्च भी पड़ गया वहां से यहाँ पहुंचने में, और इस चिलचिलाती हुई धूप में सर। ये तो आपकी भी लगनशीलता है। और जब मैं निकल रहा था अपनी माँ को मैं फोन किया कि हमको सिद्धेश्वर सर के यहाँ जाना है, तो माँ बोली कि इस धूप में क्यों जा रहा है तुम अभी क्या करने गए हो और कहाँ जा रहे हो। तो यूं कहते हैं दोस्तों कि साहित्यकारों का दिमाग ही कुछ अलग होता है। ऐसा है, आप जो ये बात बोल रहे हैं जी, हरे कृष्ण जी सच पूछे तो आपको मैंने जैसे पहली बार देखा, बिल्कुल मैं अपने आप को उस रूप में देखने लगा। मैं आपकी उम्र का ही था जी, तब मुझे लगता है कि मैं आपके जैसा ही मैं समर्पित था। और पत्रिकाएं खरीदने से मैं आपको ये बतला दूं, जैसा कि मैं हर नए लेखकों को भी कहता हूं, सही बात कि यदि सृजन करना है तो आप अध्ययन कीजिए। बिना अध्ययन किए, साहित्य का बिना अध्ययन किए आप बेहतर सृजन नहीं कर सकते। तो सृजन का मेरा उसमें आधार क्या था, मैं यहाँ से उस समय तो स्कूटर और बस वगैरह उतने नहीं थे। बिल्कुल, हाँ। 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जी। उस समय यहाँ से सिन्हा लाइब्रेरी जो है वहां मैं पैदल जाता था। और मैं सप्ताह में एक दिन मान लिया था कि मुझे सप्ताह में एक दिन हिंदी सिन्हा लाइब्रेरी जाना है, जाके वहां पे और वहां जाकर मैं पत्र पत्रिकाएं, जो देश भर की पत्र पत्रिकाएं आती है, मैं उसे खोज खोज कर निकालता था। मैं वहां 3 घंटा 4 घंटा बैठता था। एक मैं कॉपी ले जाता था, बाकायदा मैं उस कविताओं को जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी या लघु कथाएं, उसको मैं उतारता था और कहानियों को मैं पढ़ता था। तो ये जो लिखने पढ़ने का मेरा सिलसिला रहा, उससे मुझे सृजन के प्रति एक नई ऊर्जा मिली। और जब मैं वहां से आता था तब मुझे लगता था कि मैं भी कुछ लिखता, और मैं उस समय से ही कहीं प्रकाशित हो या ना हो, मेरी यह जिज्ञासा रही कि लेखक तभी आगे बढ़ सकता है जब वह अपना प्रयत्न करते रहे, फल की चिंता न करे। यदि हम फल की चिंता करें कि मेरी रचना प्रकाशित होगी तभी हम लिखेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि वह बेहतर लिख पाएगा या ज्यादा लिख पाएगा। मैं पहले लिखते रहा, हाँ, इस बीच में मैं भेजने का प्रयास जारी करता है। और यह मेरा सौभाग्य कहिए जो कहिए, उस समय मैं 17-18 साल का उम्र मेरी होगी। यहाँ से बालक पत्रिका प्रकाशित होती थी, उसमें मेरी पहली बाल कहानी प्रकाशित हुई, सोने का पंख। वो जब कलरफुल जब वो कहानी प्रकाशित होकर आई, मुझे भीतर से इतना उत्साह जगा और मुझे लगा कि मैं भी लेखक के श्रेणी में आ गया हूँ और मैं एक बेहतर लेखन कर सकता। बिल्कुल दोस्तों, अभी आपने सर से सुना है कि एक रचनाकार को किस प्रकार का होना चाहिए। उनको अपने स्वार्थ हित में नहीं सोचकर उनको काम करनी चाहिए, लिखना चाहिए और नित्य आगे बढ़ना चाहिए। एक दिन उपलब्धि जरूर हासिल होगी। तो सर हमेशा या तो कविता लिखते हैं, गीत लिखते हैं, गजल लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, लघु कथा भी लिखते हैं। मैं साहित्य की लगभग सभी विधाओं में लिखता हूं। सभी विधाओं में लिखते हैं, कोई ऐसी विधा नहीं। मैं एक उपन्यास मुझसे बची हुई थी जी, वो भी मैं आजकल मैं उसी को पूरा कर रहा हूँ, उसी को कर रहे हैं। तो सर हम चाहेंगे, हमारे तमाम अभी श्रोता चाह रहे हैं कि आप कोई एक कविता सुनाएं ताकि सभी हमारे श्रोता सुन सके और लाभान्वित हो सके। कोई भी एक अपने पसंद। चलिए, आपने कहा है तो मैं आपको यही बता दूं कि मेरी अधिकांश रचनाओं में जी आज जो दहेज प्रथा है, जिससे लोग इतने समाज पीड़ित है और इतने लोग परेशान हैं, बावजूद दहेज घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। और तो सर हम आपको एक बात बता दें, बिल्कुल आपने सही कहा, दहेज प्रथा जहां की हर एक बड़े से बड़े व्यक्ति ने इसको समाप्त करने की बातों को कहा है, रखा है। हमारे सरकार भी इसके लिए प्रायः कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि शिक्षक के बहाली में, नियोजन में हाल ही में उन्होंने निकाला है कि जब आप लिखित रूप से नहीं देंगे तब तक कि दहेज के बिना ही हम शादी करेंगे, तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। इसके विपरीत ज्वाइनिंग होते ही उन लोगों का डिमांड तो सर आसमानों तक पहुंच जाती है। और वहीं पे हमारे साहित्यकार, हमारे बड़े बड़े साहित्यकार, और हम आपसे भी निवेदन करना चाहेंगे, और हाल ही में हमने भी दहेज के विरोध में अच्छा खासा एक कार्यक्रम करवाया और इसके एवज में कई लोगों ने सराहना भी की। तो कई लोगों ने ये भी कहा कि मैं भी देखूंगा तुम क्या करते हो। हाँ, लोग का अच्छा लगता है, क्योंकि
100 में 1-2 लोग ही ऐसे हैं जी। जो आप जैसे आदर्श भावना रखते हैं। तो अब मैं इस आदर्श को हमेशा अपनी कहानियों में, लघु कथाओं में, कविताओं में उतारने का प्रयास करते रहे। जैसा कि एक लघु कथा कल ही प्रकाशित हुई है, बिल्कुल सही। प्रभात खबर में, सोने का मंगलसूत्र, हाँ, नाम हाँ। देता मंगलसूत्र नाम से प्रकाशित हुई है, जिसे हमने दिया कि किस तरह लोग दोहरे चरित्र के होते हैं, लिखते कुछ हैं, करते कुछ हैं, व्यवहार में कुछ उतारते हैं। बिल्कुल। तो इस पर मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही जो आप कविता सुनाए। जी सर, मुझे हाँ। कविताएं बहुत कम याद रहती, जी। मैं पढ़ के ही सुनाता हूँ, लेकिन मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि किस्मत मेरी कि मुकाम तक न पहुंचे, किस्मत मेरी मुकाम तक न पहुंचे, वाह, इश्क किया मगर अंजाम तक न। अंजाम तक न पहुंचे। किस्मत मेरी कि मुकाम बहुत तक न सुंदर। पहुंचे, इश्क किया मगर अंजाम तक न पहुंचे, और बहुत सुंदर सर। 2 दिलों के ऊपर यह कैसी बंदिश, 2 दिलों के ऊपर यह कैसी बंदिश कि सीता भी अपने राम तक न पहुंचे। वाह, बहुत खूब आपने सर 2 कहा। दिलों के ऊपर यह कैसी बंदिश कि सीता भी अपने राम तक न पहुंचे, और दौलत के तराजू पर तौला गया मेरा दिल, बिल्कुल, दौलत के तराजू पर तौला गया मेरा दिल, इस नीलामी के ऊंचे दाम तक न पहुंचे, इस नीलामी के ऊंचे दाम तक न बहुत पहुंचे, सुंदर। किस्मत मेरी की मुकाम तक न पहुंचे, और कर्म के वास्ते कदम बढ़ाए थे मगर, बिल्कुल, कर्म के वास्ते कदम कदम बढ़ाए बढ़ाए थे थे मगर अपनी मंजिल तक हम शाम तक न पहुंचे, ओह बहुत खूब, अपनी मंजिल लाजवाब। तक हम शाम तक न पहुंचे। ये तो दहेज पर प्रताड़ित रचनाएं थी। गंभीर बातें छुपी है इन पंक्तियों में, जहां पे सर सीता और राम के प्रेम को भी दिखाने का कोशिश किए हैं, और इस तमाम कलयुग में वर्तमान स्थिति को भी कम शब्दों में प्रकट किए हैं। हम सबों को इस पंक्ति को बार बार सुनकर आत्मसात करनी चाहिए। सर, हम लगातार आपको जब चूंकि साक्षात्कार हम लेने वाले थे, तो हर एक विषय बिंदु पर अवलोकन कर रहे थे। इसी कड़ी में हमने जाना कि आप शायद अगर रचनाकार एक दिन उनकी रचना प्रकाशित हो जाती है तो वो उत्साहित होते हैं, और या वो कामना करते हैं कि मैं फिर कभी हो सकता हूं कि प्रकाशित हो जाऊं। वहीं पर आप एक ऐसे शख्स हैं जिनकी रचना शायद ही कोई दिन हो कि अखबारों में ना प्रकाशित हो। तो आप सर किस प्रकार और किन किन अखबारों में प्रकाशित होते रहते हैं प्रायः, इसकी जानकारी दें, और साथ ही साथ एक और जानकारी दें कि क्या साहित्यिक क्षेत्र में आप भी कोई अपना प्लेटफॉर्म है जो आप चला रहे हैं, जिसके तहत की तमाम रचनाकार भी जुड़ सकते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है हरे कृष्ण जी। दरअसल प्लेटफॉर्म की जहां तक बात आती है, तो मैं 1979 में जी एक कवि सम्मेलन में गया था। अब वहां बड़े बड़े कवि लोग ऊपर बैठे हुए थे, मैं सुनने के ख्याल से गया था। नीचे से मैंने एक पुर्जा बढ़ाया जी कि मैं भी काव्य पाठ करना चाहता। मैंने देखा कि वहां पर वो पुर्जा लेके नीचे फेंक दिए। फिर 1-2 और नए कवि लोग गए, वो बेचारा पुर्जा बढ़ाया नीचे फेंक दिए। मुझे पता नहीं उस समय भीतर इतनी पीड़ा हुई, और मैं उस दिन प्रण लिया कि मैं और कुछ कर सकता हूं या ना कर सकता हूं। मैं एक ऐसा मंच बनाऊंगा जिसमें वो जो उपेक्षित हो रहे हैं इस मंच से, मैं उसे मंच पर स्थापित करूंगा। और उस समय हमने भारतीय युवा साहित्यकार परिषद नाम से हमने बिहार सरकार द्वारा उसे पंजीकृत भी है, हालांकि वहां से कोई सहयोग नहीं मिलता है जी, क्योंकि मैं अपने उद्देश्य से चलाता हूं। और उस समय से भारतीय युवा साहित्यकार परिषद, मैं सिर्फ युवा साहित्यकारों को मंच पर, उस समय पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, तमाम कॉलेजों में मैं सेमिनार करता था, लघु पत्रिकाओं की प्रदर्शनी लगाता था। हमने आपकी उम्र में मैंने बहुत दौड़ धूप कर ये सारे काम हमने किए हैं। और आप क्या पूछे थे आप आगे में? हम ये कहे थे सर कि जैसे कि आप प्रायः आपकी रचना प्रकाशित, हाँ, उसके बारे में मैं ये बता रहा था कि उस उम्र में मेरी रचनाएं भले कम प्रकाशित होती, देखिए कोई भी सफलता अचानक नहीं मिल जाती है। बिल्कुल, ये नए लेखकों को समझना होगा। आज की पीढ़ी की मैं क्या दौर देख रहा हूँ, तो आज 4 कविता लिखते हैं, सोचते हैं कल मैं तुरंत प्रकाशित हो जाऊं, और परसों सोचते हैं कि हमें कोई महादेवी सम्मान मुझे मिल जाए, और एक छोटे से कागज लेके वो बहुत खुश हो जाते हैं, महामंडित हो जाते हैं। अगेन इस जगह पर बहुत बढ़िया कहा है, बिल्कुल, कि जो समर्थ प्रतिभा वाले लोग होते हैं वो थोड़ी उपेक्षा पाकर भी मरते नहीं, जबकि ठीक इसके विपरीत जो थोड़ी प्रतिभा वाले होते हैं वो अति प्रशंसा पाकर मुरझा जाते हैं। यहाँ पर हमारी नई पीढ़ी को मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से मैं नई पीढ़ी को बतलाना चाहूंगा कि
वे धीरे धीरे आगे बढ़े, एक एक सीढ़ी पकड़ के आप छलांग लगा के आप आगे जाने की कभी कोशिश नहीं जा सकते हैं कोई। गिर जाइएगा या फिर आप बहुत जल्दी नीचे आ जाइएगा। बिल्कुल सही मैं कहा। अपने सिलसिले में बताता हूं कि मेरी यात्रा 45 साल की रही है और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा हूं और कुछ पत्रिकाओं में पहले छपता था, बहुत बार लौटती भी थी रचनाएं। ऐसे नहीं कि मेरी अच्छे अच्छे रचनाकारों की रचनाएं लौटी, प्रेमचंद हो या हाँ। सबकी रचनाएं लौटती रही है। मैं उसे कभी हतोत्साहित नहीं हुआ। बिल्कुल। और यही नहीं हतोत्साहित होने का ही यह कारण था कि आज कोई देश की ऐसी पत्रिका नहीं है जिसमें मेरी कविता, लघु कथा, कहानी प्रकाशित ना हुई। बल्कि मैं आपको जानकारी बता दूं कि मेरी 4 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी है जी। और जिसमें 3 पुस्तकें तो बिहार सरकार द्वारा ही मुझे प्रकाशन अनुदान से दोस्तों वो पुस्तक जिसका सर जिक्र कर रहे हैं, मैं उस पुस्तक को आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर फ्लैश करा रहा हूँ। आप यहाँ भी देखें और सर से भी सुने कि सर क्या बता रहे हैं उस पुस्तक के विषय में। बताएं सर। उस पुस्तक में मेरी पहली पुस्तक जो आई थी वो बूंद बूंद सागर लघु कथाओं का संकलन था। बूंद बूंद सागर बिहार सरकार द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा वो पुरस्कृत की गई थी रेणु पुरस्कार से। बहुत बधाई इसके लिए सर। जी, उसके बाद यह संजोग आप लोग का स्नेह है कि मेरी 4 पुस्तकें आई, 4 पुरस्कृत हुई और अच्छे संस्थान से। वैसा नहीं कि आज की तरह मैं भीड़ में शामिल हो गया हूँ, 100 लोग जितने पहुंचे 100 लोगों को सम्मान पत्र दिए जा रहे हैं। मैं उस भीड़ में कभी शामिल होने का प्रयास ही नहीं किया। अब मुझे उससे संतुष्टि भी नहीं मिलती है। मुझे लगता है एक प्रतियोगिता है तो प्रतियोगिता हो, और प्रतियोगिता में ये होता है कि उसमें कौन रचनाएं श्रेष्ठ है और उसमें यदि जो दांव लगा के आगे जाना चाहते हैं। आजकल तो बहुत खेमेबाजी आप देख रहे हैं साहित्य में हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई पैसे के बल पर, किसी पहचान के बल पर, भाई भतीजावाद के माध्यम से वो पुरस्कार बटोर लेते हैं। मैं उस पर भी विश्वास नहीं करता। सही बात। मुझे लगता है कि अपनी मेहनत से आप जिस मुकाम तक पहुंचते हैं वो आपके लिए बहुत मायने रखता है। मैं अपनी जिंदगी में अब मुझे लगता है कि देर से ही सही यदि हम लगातार मेहनत करें तो ईमानदारी पूर्वक भी हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी पहली किताब को पुरस्कार मिला, मैंने दूसरी किताब हमने जो लिखा वो कविता की थी, इतिहास झूठ बोलता है। इतिहास झूठ बोलता है मैंने लिखा, वो बहुत आक्रोश में हमने लिखा था। बिल्कुल सही बात। आज के जितने लोग हैं वो पैसे लेकर बंदूक के बल पर गलत गलत बातें लिख देते, वही इतिहास बन। और सर साहित्य पढ़ने वाले तो लगातार इतिहास पढ़ना चाहते हैं, वहीं पे आपने कटाक्ष किया है कि इतिहास झूठ बोलता है। बहुत चर्चित उस समय ये कविता हमारी साप्ताहिक हिंदुस्तान में प्रकाशित हुई थी। मनोहर चांद जोशी उसमें संपादक थे। तो हमने वो किताब लिखा। वो किताब भी हमारे रेलवे बोर्ड में किसी एक आदमी को वो सम्मान मिलता है पूरे देश में जी। वो मुझे प्राप्त हुआ मैथिली संगुप्त सम्मान। वो 10,000 रुपए का उसका मिला था और सर्टिफिकेट में बड़ी परेशानी हुई। उसके बाद मैंने एक और फिर किताब लिखा, ढलता सूरज ढलती शाम। ढलता सूरज ढलती शाम। ये पुस्तक मेरी 12 कहानियों की संग्रह है जिसकी भूमिका कमलेश्वर जी ने लिखा था जी। और काफी लोगों ने उसको पसंद किया। वो पुस्तक बिहार सरकार के अनुदान से भले प्रकाशित हुई, लेकिन इसे भी प्रेमचंद पुरस्कार मिला रेल मंत्रालय से 15,000 का अवार्ड मिलता। मैं राशि इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो नए लेखकों को जो दिग्भ्रमित करके बड़गलाया जा रहा है, एक सर्टिफिकेट पकड़ा के बहुत जगह तो मैंने देखा है कि 500 रुपया दीजिए और आपको सम्मान पत्र दिया जाएगा। ऐसा ही प्राय हो रहा है जी जी। इससे मैं बहुत क्षुब्ध हूँ। आज की पीढ़ी को मैं कहूंगा इनसे बचिए और सृजन कीजिए। आपका सृजन श्रेष्ठ होगा तो नीचे पाठकों का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है। मुझे वो सम्मान मिला है, वो सम्मान भी मिला है, मैं इसलिए ज्यादा। और उसी सम्मान के तहत सर आज हम आपके निज आवास पर भी आज पहुंचे हैं, तो ये तो हमारा सौभाग्य है, आपका स्नेह है, आपकी आत्मीयता है। वरना मैं तो आप लोग क्योंकि हम भी सर का पाठक रहे भी हैं और सदा रहेंगे भी, क्योंकि हम जैसे नाचीज अगर बड़े बड़े वरिष्ठ रचनाकारों के अगर पाठक नहीं बनेंगे तो फिर लिखने की प्रेरणा कहां से आएगी। दोस्तों सर ने बहुत ही बारीकी से कहा है कि प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा का दौर होता है और उस दौर में भाई भतीजावाद या जातिवाद या अन्य पहुंच पैरवी का कर हम उपलब्धि या कहें तो सम्मान पत्र नहीं पाना चाहिए। हमें प्रतियोगिता में हर एक प्रतिस्पर्धा कर अपनी रचना को अव्वल लाने का प्रयत्न करना चाहिए। सर हम जानना चाहेंगे कि आपका मैंने एक एपिसोड देखा था, वह भी अपने दूरदर्शन चैनल पर, जो भारत सरकार का एक लोकप्रिय चैनल है। अगर आप भारत में रहते हैं और वाकई आप दूरदर्शन हो ही नहीं सकता है कि आपने नहीं सुना होगा, आप टीवी ऑन करते हैं तो एक चैनल, चाहे वो कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, आपको दूरदर्शन जरूर देता है और उस दूरदर्शन पर आने के लिए हर कोई ललायित होता है।
वहीं पर हमारे सिद्धेश्वर सर दूरदर्शन पर इनका अचानक मैंने एक एपिसोड देखा था, उस साहित्यकारों से संबंधित ही थी, तो आप सर उसकी जानकारी जैसे आप भेंट वार्ता लड़े उसी भेंट जी जी आप उनकी जानकारी दें, वो कौन सा एपिसोड था और किस वर्ष वो प्रसारित हुई थी। तो सर से मैं जानना चाहूंगा कि सर उनके विषय में आप कुछ बताएं। दूरदर्शन के बारे में या आकाशवाणी और दूरदर्शन से तो मेरी रचनाएं सतत प्रसारित होती रही है जी, लेकिन साल में 1-2 प्रोग्राम मुझे मिलता है। क्यों कि मैं उस लाइन में नहीं हूँ कि हाँ। बार बार वहां जाकर खुशामद करूं, सही बात है, बार बार मैं वहां पैरवी करूं। मुझे लगता है कि जितना समय हम बर्बाद करते हैं वहां पर सोर्स पैरवी लगाने में, उतना समय मैं एक सार्थक सृजन कर सकता हूँ, एक सार्थक अध्ययन कर सकता हूँ, अपनी बात वो लोगों हम तक पहुंचा सकता बिल्कुल हूँ। सही मुझे बात। अगर वो समझेगा योग्य तो बुलाएगा, खुद मैं बुलाएगा। जाऊंगा। और मैं कभी कभी देता हूँ तो मैं बात इसलिए खुश होता हूँ जी। कि मैं अपनी मेहनत से वहां तक पहुंचता हूँ। मैं दूरदर्शन से काफी पार्ट हुई थी। पिछली बार एक वहां नया बिहान जी, में आज के साहित्यकार नाम से हाँ, ऐसा ही नहीं था। आज का अतिथि के रूप में बुलाया, तो उसमें बुलाया गया, तो उसमें भी इस तरह के सवाल जिस तरह आप कर रहे हैं जी, उसका जवाब दिया था मैंने। लेकिन एक बात बतला दूं हरे कृष्ण जी। जी, हालांकि चैनल के बारे से बोलना मुझे लगा कोई लोग कहें कि सिद्धेश्वर जी केवल आलोचना ही करते हैं। मैं आलोचना की बात नहीं है, जो सच्चाई है उसे मैं सामने रखने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल इससे सर, लोग सच बोलने आलोचना से समझे। कभी परहेज जी। नहीं करनी चाहिए। हालांकि अब इस उम्र में पहुंच गया हूं कि मैं बहुत ज्यादा आलोचना भी बेहतर नहीं समझता, लेकिन मुझे इसलिए मैं यह बात कर रहा हूं कि इससे आप भी भुक्तभोगी होंगे बिल्कुल कि दूरदर्शन हो या आकाशवाणी हो, वहां के जो प्रबंधक है उनको चाहिए कि ईमानदारी पूर्वक वे जिस तरह वरिष्ठ लोग को सम्मानित करते हैं, बुलाते हैं, नई प्रतिभाओं को भी स्थान दे। नई प्रतिभाएं जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, सोर्स पैरवी के पहुंच से जो लोग पहुंचते हैं, रचनाएं बहुत कमजोर होती है, लचर कमते हाँ, हैं, चूंकि और वो नए भी हैं, सृजनकार हैं। जबकि वहां पर अच्छी रचनाएं होनी चाहिए। और ये तब होगा जब आप उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। पढ़कर तब उसे आप आमंत्रित कीजिए। तो ये थोड़ी सी कमजोरी के बावजूद इतनी तो बात सही है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से जब अपनी रचनाओं का प्रसारण होता है तो लेखक बहुत उत्साहित होते हैं। बिल्कुल सही कहा सर। सर ने बिल्कुल सही कहा है कि जब आकाशवाणी या दूरदर्शन से हमारी रचना प्रकाशित या प्रसारित होती है तो कहीं ना कहीं मैं काफी उत्साहित होता हूँ। और ठीक सर, मैं भी इसी कड़ी में मैं एक बात बता दूं कि एक दिन ऐसा अचानक हमको आकाशवाणी पूर्णिया से फोन आता है। अच्छा। और फिर हम वहां पहुंचते हैं, कॉलेज से निकले थे, वहां जैसे पहुंचे तो शूट हुई, रिकॉर्ड हुई हमारा वो लगभग 8 कविता एक तरफ से शायद रिकॉर्ड किया गया। और वहीं पे कहा गया कि आज शाम 6 बजे आपकी प्रसारित हो रही है। और 5:30 बज रहा था, घर जाने में मुझे 6:15 हो जाती। मैंने माँ को कहा और घर पहुंचते पहुंचते माँ रेडियो सुन रही थी। तो मैं काफी उत्साहित था खुद में कि यार पहली दफा मुझे आकाशवाणी से लोग सुन रहे होंगे। और आधा लगभग कार्यक्रम चल चुकी थी तब मैं घर पहुंचा। तो वाकई मैं भी काफी खुश हुआ था। और इस परिणाम स्वरूप फिर दोबारा भी मैं आमंत्रित हुआ आकाशवाणी पूर्णिया, तो सौभाग्य प्राप्त हुई। बिल्कुल सही है, बहुत शुभकामना। आप शुक्रिया बल्कि सर। आप सौभाग्यशाली हैं, कम उम्र में आप वहां तक पहुंच रहे हैं, आप काम कर रहे जी हैं। बहुत सर। संघर्ष करना पड़ता है, शुक्रिया लेकिन सर। आपकी रचनाएं अच्छी होती है, हमने देखा है। ये झूठी बड़ाई इसलिए लिखा भेंट वार्ता ले रहे हैं, सही बात। आपकी सृजनात्मक क्षमता है। नहीं तो आज का तो मैं देख रहा बहुत सारे चैनल वाले हैं, आज ऑनलाइन जब से कोरोना आया है जी। ऑनलाइन बहुत सारे कार्यक्रम आरंभ हो गए हैं, लेकिन उसमें 10% ऐसा है जो आप जैसा खोज खाज कर जी। और अच्छी रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं। मैं माने कि इस मुकाम पर पहुंच रहे, मैं स्वयं भी ऑनलाइन कार्यक्रम करता हूँ, आप बिल्कुल, देखते होंगे बिल्कुल सही। और सोसाइटी धर्म पत्रिका के पेज पर। लेकिन आपसे मैं इसलिए अधिक प्रभावित हूँ जी। कि आपको मैं देखता हूँ कि आप नए से नए और पुराने से पुराने दोनों रचनाकारों के प्रति आप लगाव शुक्रिया रखते हैं। सर। जैसा कि आपने कहा कि आप ऑनलाइन रचनाकारों को आगे बढ़ाने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। चूंकि कई हमारे रचनाकार चाह रहे होंगे कि सर एक बार अच्छे से आप जानकारी दें कि आखिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, जबकि इस अवस्था में आप चाहते तो आराम से बैठ सकते थे। जी जी। सरकार के यहाँ से पैसा आ रहा है, आराम से खा सकते थे, चैन से जी सकते थे, क्यों इतना परेशान। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सर कई ऐसे भी रचनाकार होते हैं जो मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं क्या मुझे आप अपने प्लेटफॉर्म से प्रसारित कर पाएंगे, मैं इस अवस्था का हूं, आप एक युवा हैं। तो मैं भी उनको कहता हूं कि हम युवा दोस्तों सिर्फ कहने मात्र से नहीं होता है। एक 80 साल 90 साल के भी अवस्था वाले लोग युवा होते हैं। आप भोलानाथ आलोक इसके साक्षात उदाहरण है। पूर्णिया के 93 साल की उम्र में युवा जोश भरा पड़ा है, उनमें हम लोग सीखते हैं।
और वहीं सर से जानते हैं कि वह क्या कर पाते हैं इस साहित्यिक क्षेत्रों में। जैसा कि अभी सर ने कहा है, सर उस प्लेटफॉर्म का नाम एक बार फिर से आप बताएं और उद्देश्य भी उनका बताएं। देखिए, ये तो भारतीय युवा साहित्यकार परिषद की स्थापना मैंने कहा था, युवा साहित्यकारों को, नई प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए हमने स्थापित किया था। 1979 में किया था। फिर रेल में काम में आने के बाद थोड़ी गतिविधियां मेरी कमजोर जरूर हुई, लेकिन जब कोरोना काल आया, अब मुझे लगा कि साहित्य बिल्कुल कट जाएगा, साहित्यकार लोग का दम घुट जाएगा, नए नए प्रतिभाओं तो बिल्कुल घुट जाएगा। बड़े बड़े साहित्यकारों तो फिर भी लोग बुला लेते हैं किसी तरह, नई प्रतिभाएं बिल्कुल छटपटाक मर जाए, उनकी भीतर की साहित्य की इच्छाएं मर जाएगी। तब मैंने संकल्प लिया कि मैं रिटायर करने के बाद, अवकाश प्राप्त करने के बाद, मुझे जितना कमाना था मैंने, ईश्वर ने हमें दिया, साहित्य जिसे जामे कुटुब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा। मुझे ईश्वर ने इतना दिया है कि मैं खा सकता हूँ, आपकी थोड़ी इज्जत कर सकता हूँ। मुझे इतना धन नहीं चाहिए, मुझे ऊपर जाना है। मैं क्या ले जाऊंगा ऊपर? खाली हाथ जाना है, खाली हाथ आया है। इसीलिए मैंने सोचा कि अब जो खाली समय मुझे बचा है, जो खाली समय बचा है, उसे मैं बटोरने में न लगूं, बल्कि मेरा जो उद्देश्य था, मेरा पहला उद्देश्य था नई प्रतिभाओं को आगे लाना। इसलिए हमने भारतीय साहित्यकार परिषद की स्थापना किया था। ऑनलाइन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें आपको जेब नहीं देखना पड़ता है कि मेरे जेब में पैसा है तो मैं एक बहुत बड़ा सम्मेलन करवा लूंगा। आज पास कुछ भी नहीं है, तब भी आप मंच पर आकर और उससे अधिक पाठकों को आप बटोर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। जहां आप 50-100 का गाइडिंग कर रहे हैं, यहाँ हो सकता है हजारों तक पहुंच जाते हैं। अब मुझे ये सफलता मिली और इसीलिए मैं 2 साल पहले से जो कार्यक्रम चला रहा हूं, हर सप्ताह ऑनलाइन कवि सम्मेलन, लघु कथा सम्मेलन, चित्रकार। मैं आपको बता दूं कि इस मंच के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा, मैंने घोषणा भी किया था कि कवि सम्मेलन तो ऑनलाइन बहुत होते रहे हैं, लघु कथा सम्मेलन हमने 14 अप्रैल 2021 से पहली बार किया था, जिसके मुख्य अतिथि चित्रा मुदगल थी। वो मेरा पूरा देश में पहला आयोजन था। अब तो बहुत सारे लोग करने लगे हैं। सही बात। तो इस तरह से मेरी ये इच्छा रही है, हार्दिक इच्छा रही है कि बड़े लोगों को मैं इसलिए मंच पर लाऊं ताकि हमारा ये जो ऑनलाइन कार्यक्रम होता है वो एक पाठशाला होता है, सम्मेलन नाम होता है, पाठशाला होता है। आप भी जितने प्रोग्राम देते हैं, कई लोग सीखते हैं, पाठशाला होता है। तो बड़ी प्रतिभाएं इसलिए आए ताकि नए लोग सीखे, और नई प्रतिभाएं इसलिए आए कि वे जो रचनाएं, जिनकी पत्रिकाएं लोग जानबूझ के लौटा देते हैं बिना जान पहचान के, मंच पर उपेक्षित कर देते हैं, कम से कम हमारे इस माध्यम से अपनी बात को हम तक पहुंचा सकते हैं। इसमें ऑनलाइन से सफल हुए, तो ये उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जी, इसमें मैं जानता तो मुझे उतने पैसा की जरूरत नहीं है जितना और माध्यम में जरूरत पड़ता है। सही बात। तो मैं उस उद्देश्य को पूरा करूं, मैं सफल भी हूं। और देश भर में जिस मंच से माध्यम से मैं जितनी जो पत्रिका में निकालता था, मैं अपने समय में अवसर नाम की हमने पत्रिका भी निकाला है। करीब 10 साल तक मैं लगातार पत्रिका निकाला, लेकिन अब वो सब मंदिर की आर्थिक परेशानियों से भ्रमण कर दिया। लेकिन उस काम की पूर्ति मैं कर रहा हूँ। अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका का पेज जो मेरा चल रहा है फेसबुक में, उसमें कविता, साक्षात्कार, कहानी सब कुछ बताइए। 1000-1500 से ज्यादा लोग वहाँ देखते हैं, सुनते हैं सर के कार्यक्रम का। सर से अभी बातचीत के क्रम में इन्हीं कुछ मिनटों में जो मैं आत्मसात कर सका हूँ, सर को भी नहीं पता होगा कि मैं ये क्या पूछने वाला हूँ, तो मैं जो सर आत्मसात कर सका हूँ अभी आपसे बातचीत के क्रम में, वह यह कि आपका कहीं ना कहीं उद्देश्य है भारतीय सभ्यता संस्कृति की ओर युवाओं को जोड़ना, युवाओं के रुख को भारतीय सभ्यता संस्कृति से जोड़कर साहित्यिक गतिविधियों में लगाना। अर्थात आज जहां देश का युवा, कहते हैं देश के युवा ही भावी पीढ़ी के निर्माता होते हैं, और वही निर्माता आज कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य, अपने राहों से भटक रहे हैं, और उन्हीं भटके हुए राहों पर कैसे युवाओं को सही करने और भारतीय सभ्यता संस्कृति के विकास में कैसे उनका योगदान दें, इस ओर सर निरंतर कार्य कर रहे हैं। जहां पर सर ने कहा कि आर्थिक दृष्टिकोण से अवसर नामक पत्रिका जो सर के द्वारा संपादित की जाती थी वह रुक गई दोस्तों। और मैं सर आपसे भी कहना चाहूंगा कि अक्सर हमने देखा है इस छोटे से उम्र में, अगर आप कुछ बेहतर कर रहे हैं ना, समाज को कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, लेकर क्या आए थे, लेकर क्या जाएंगे, कुछ भी नहीं, लेकिन हमने जो यहां से कमाया है ज्ञान की धारा, अगर हम 10 में बांट दें तो यह बड़ी बात होगी, वह 10,000 को बांट सकता है। सर का उद्देश्य भी वही है
लेकिन हमने देखा है सर कि यदि आप कुछ बेहतर समाज के लिए करेंगे तो शायद ही कोई लोग आपको मदद करके ऊपर उठाने का काम करेंगे, क्योंकि आज अच्छे काम के पीछे बहुत कम ही लोग साथ देते हैं, बाकी अन्य जगत में तो आप देख ही रहे हैं। नहीं, यही बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो उद्देश्य की बात कहा जी आज अधिकांश लोग जी चाहे वो साहित्यकार ही क्यों ना बिल्कुल वो अपने आप को सामने लाने के लिए परेशान है। सही बात। मैं सामने आ जाऊं, बल्कि पीछे को सहयोग क्या करेगा, नई प्रतिभाओं को सहयोग करेगा, वो प्रतिभाओं को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है, टांग अड़ा के उसको गिराने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही कि मैं बात। आगे जाऊं वो पीछे रह जाए, वो आगे नहीं जाए, जबकि सबका साथ सबका विकास वाली बात होनी चाहिए। सही बात है। और मेरी ये कोशिश रही है कि अपने लिए तो सभी लोग जी लेते हैं, बिल्कुल ये क्या जीना है यार, जियो तो उसके लिए जो दूसरों के लिए आप जो कर कीजिएगा वो जीना होता है। ये बड़ी जैसे उपलब्धि मैंने कई जगह लिखा है, पंक्ति से याद नहीं आ रही है, कि सूरज को हथेली पे उतार लेना बड़ी बात नहीं, मैंने चांद सितारों को हथेली पे उतार। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात है। चांद सितारों को हथेली पर उतार लेना अर्थात नए नए सृजनकारों को राह दिखाने के बराबर है सर। सूरज तो सब लोग पूजा करते हैं, काबिले तारीफ है सर। मैं इस चैनल के माध्यम से, हमारे साहित्य आजकल के पूरे टीम के माध्यम से आपको मैं बधाई देता हूं कि आप इस उम्र में आकर के युवा जोश जुनून के साथ हम जैसे छोटे सृजनकार को उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो भी दर्शक, हमारे जो भी श्रोता जिस भी जिला राज्य से देख रहे हैं वह जरूर उत्साहित हुए होंगे। मैं 2 मिनट बीच में आपको लेना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका रह गया, मेरा एक पेज आपने देखा है, लेकिन इतनी विधाओं की बात हो रही थी, कहा हाँ, मैं चित्रकला बचपन से बना था। मैं वही प्रश्न पूछने अच्छा वाला अच्छा, चलिए अच्छी बात है, चलिए आप प्रश्न पूछिए। तो सर मैं बताना चाह रहा हूं कि मुझे खुशी है काफी कि अभी तक के वीडियो जो आपने देखा है तो कहीं ना कहीं आप जरूर प्रेरित हुए होंगे, और तमाम बिंदु जिस पर हमने अभी चर्चा किया है वह जीवन को एक नए आयाम जरूर देगी, मुझे उम्मीद है। दोस्तों, अभी तक अगर आप साहित्य आजकल पर बने हैं, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, साहित्यकारों से साक्षात्कार का एपिसोड नंबर 3 आप देख रहे हैं, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब का नीचे बटन है सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ आप तमाम नए रचनाकारों के लिए अगर आप मदद करना चाहते हैं तो इस साक्षात्कार के वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि नए सृजनकार ये जो अपने आप में उलझे हुए रहते हैं कि हमें क्या करनी चाहिए, किस प्रकार आगे बढ़नी चाहिए, उन तमाम रचनाकारों के उलझनों को इस वीडियो में सर के द्वारा जवाब दिया गया है। तो एक बार आप जरूर शेयर कर दीजिए। मैं दोस्तों आपको एक और जानकारी दे दूं कि जब मैं सर के आवास पर पहुंचा तो जहां पे लोग अलग अलग तस्वीरों को दीवार पर, अपने वाल पर लगाकर रखते हैं, वहीं मैंने देखा एक नए नए अंदाज के चित्रों को, जैसा कि मैं आपको यहां दिखाऊंगा। उससे पहले मैं सर से पूछना चाहता हूं कि ये सर चित्र जो इतना सारा लगा हुआ है दीवार पर, उसका क्या राज है, आप जानकारी दें सर। हाँ, मैं एक बहुत बड़ा पक्ष इसलिए मैं मानता हूँ जी कि मैंने 1000 से अधिक कविता कहानी जो लिखा है जी जी और 500 से अधिक पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं प्रकाशित हुई है, तो कविता कहानी लोककथा जो भी हो, बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मैं जिस विधा को मुझे नहीं लगता था कि मैं चित्रकला को जो शौक के रूप में अपनाया हूँ वह मेरी रचनाओं पर भारी पड़ेगा। बिल्कुल। मैं अपने बारे में, दर्शक जो अपनाता है उसे ही स्वीकार करना पड़ता है। निराला ने उपन्यास पे लिखा, कहानी भी लिखा, लोक कथा भी लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी चित्र बनाए, सब कुछ बनाए, लेकिन वो कवि कहलाए। सही बात है। मैं क्या हूं तो पाठक बतलाएंगे आने वाले समय में। जी। मैं 14 वर्ष की उम्र में मैं चित्र बनाता था, और उस समय मैं चित्र बनाकर नंदन पत्रिका प्रकाशित होती थी जी। उस समय, अब तो बंद हो गई है, हिंदुस्तान टाइम्स की पत्रिका थी, उसमें चित्र प्रतियोगिता होता था। उसमें मैं रंगीन चित्र बना के जब भेजा तो 2 बार भेजा, 3 बार भेजा, 4था बार प्रथम पुरस्कार मुझे मिला और प्रकाशित भी हुआ। वो देख के मुझे उस दिन रात भर नींद नहीं आई खुशी और मैं उस दिन प्रण लिया कि मैं चित्र बनाऊंगा, क्योंकि लोग पसंद करते हैं। वो चित्र बनाते बनाते जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो पथ पत्रिकाएं तो मैं देख रहे जाता ही था, सीधा लाइब्रेरी, वहां पथ पत्रिकाएं, बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में मैं देखता था कुछ पेंटिंग बने हैं एफ हुसैन के, और मॉडर्न आर्ट था। पत्रिका में एक जगह पे बीच बीच में कविता कहानी साथ जो लगती है, बिल्कुल। तो मुझे अंदर से पता नहीं प्रेरणा, लेकिन मैं इस तरह का मैं भी बना सकता हूँ, मैं भी बनाऊंगा। मैं उसे चैलेंज के रूप में हमेशा लिया है।
प्रकाशित होगी नहीं होगी, मैं ये पहले उद्देश्य नहीं रखा जी। मैंने उसे बनाया और उस समय सुपर ब्लेज पत्रिका छपती थी लखनऊ से, हमने वहां भेजा, उसे ब्लॉक से पत्रिका छपती थी, ऑफसेट नहीं था जी। वो मेरे चित्रों को ब्लॉग बना के प्रकाशित करना शुरू किया। जैसा कि दोस्तों आपने सुना कि सर चित्रकला में भी महारत हासिल प्राप्त किए हुए हैं और इनके द्वारा बनाया गया चित्र विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है और कहीं ना कहीं सर साहित्यिक क्षेत्रों में तो है ही और चित्रकला की विधा में भी अर्थात चित्रकला में भी इन्होंने अपनी पहचान स्थापित की है। तमाम दर्शक सुनना चाहते हैं कि आप विभिन्न विधा में तो लिखते हैं ही और सृजन करते ही हैं, तो आप कोई एक छंद सुना दे ताकि हमारे दर्शक सुनकर लाभान्वित हो सके, आनंदित हो सके। कविता सुनना जी जी जी, स्वागत तो है। मैं छोटी छोटी 2 रचनाएं सुना रहा हूँ। जी, जी। छंद में आवाज जो आज सपाट बयानी लिखी जाती है, जी, जी, बिल्कुल। वो कैसी होनी चाहिए उस स्वागत है सर। एक छंद में कविता है कि कुदरत को ऐसा करके दिखा देना चाहिए, कुदरत को ऐसा करके दिखा देना चाहिए, इंसान को फरिश्ता बना देना चाहिए। ओह वाह वाह, बहुत सुंदर। कुदरत को ऐसा करके दिखा देना चाहिए, इंसान को फरिश्ता बना देना चाहिए। इंसानियत सिमट कर रहे एक मुकाम पर, इंसानियत सिमट कर रहे एक मुकाम पर दुनिया को एक गांव बना देना चाहिए। आहा, बहुत सुंदर, दुनिया बहुत को सुंदर सर। एक गांव बना देना चाहिए। और उर्नियात में नंगापन के दौर में एहसास ने कहा, बिल्कुल नंगापन के दौर में एहसास ने कहा, तस्वीर को लिबास पहना देना चाहिए। वाह, बहुत सुंदर। तस्वीर को लिबास पहना देना चाहिए और जिसमें छुपा है मेरी जिंदगी का राज, जी, जिसमें छुपा है मेरी जिंदगी का राज, वो खत जरूर तुमको जला देना चाहिए। ओह वाह वाह, वो शानदार। खत जरूर तुमको जला देना चाहिए। अब जिंदगी का जब कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल, जब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, वादा अगर किया है तो निभाना चाहिए। बिल्कुल, वादा सही। अगर किया है तो निभा देना चाहिए। और नफरत का राग लोग अलापा करे से देश, नफरत का राग लोग अलापा करे से देश, उल्फत का गीत तुमको सुना देना चाहिए। वाह, उल्फत का गीत बहुत सुंदर तुमको सर। सुना देना चाहिए। एक छोटी सी मुख्य कविता है जी, स्वागत है जो आज सपाट बयानी चल रही है, लेकिन सपाट बयानी में यदि काव्य बिंब हो, सिर्फ शौक लेने की छंद नहीं मिला तो उस कविता सार्थक हो सकती है। मैंने एक बच्चों पर एक कविता लिखा था। जी, स्वागत है सर, सुना है। बच्चे झूठे नहीं होते, बच्चे झूठे नहीं होते। झूठे नहीं होते, मगर पसंद होता है माँ बाप को झूठे बच्चे। बिल्कुल, बच्चे झूठे नहीं होते, मगर पसंद होता है माँ बाप को झूठे बच्चे। उनसे कब लुभाते हैं झूठ, पढ़वाते हैं गलत पाठ। बच्चा भगवान होता है, माँ बाप नहीं हो सकते भगवान। बच्चा भगवान होता है, माँ बाप नहीं हो सकते भगवान। भगवान से इंसान बनते बनते सीख लेता है बच्चा इस जगत के सैकड़ों अपराध। इस जगत के सैकड़ों अपराध, बिल्कुल इस सर। जगत के सैकड़ों अपराध, अपराधी हो सकते हैं माँ बाप, बन सकते हैं हैवान शैतान, मगर बच्चा अपराध बोध से वंचित होता है। मगर बिल्कुल। बच्चा अपराध बोध से वंचित होता है। हत्या, लूट, बलात्कार, झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार नहीं सीख कर आता हुआ अपनी माँ के गर्भ से। बिल्कुल सही बात है। हत्या, लूट, बलात्कार, झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार नहीं सीख कर आता हुआ अपनी माँ के गर्भ से। उसकी जुबा पर देवता वास करते हैं, उसकी जुबा पर देवता वास करते हैं। बहुत सच सुंदर। है बच्चा हो सकता है भगवान, सच है बच्चा बच्चा हो हो सकता सकता है है भगवान। भगवान। लेकिन विडंबना है, पसंद नहीं करते हम बच्चे को भगवान के रूप में देखना। बिल्कुल सही बात। पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं पत्थर के देवता को, जबकि अपनी गोद में खेल रहे बच्चे को धीरे धीरे पिलाते जाते हैं झूठ, फरेब, नफरत, ईर्ष्या और ऊंच नीच की जलघूटी। वाह, क्या संदेशप्रद यह रचना है। सिर्फ इसे रचना ना कहें सर, एक माँ बाप को भी जागरूक करने वाली ये रचना है और वहीं पर बच्चों को भी सजग करने के लिए उनको प्रेरित करने और साथ ही साथ उनको जीवन के वास्तविकता को रूबरू कराने वाली यह रचना है। इस बेहतरीन रचना के सृजन के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं सर। अंततः जाते जाते तमाम दर्शकों के माध्यम से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हाल ही में जैसा कि आपने कहा भी और मैंने भी कल के प्रभात खबर में देखा था कि दहेज प्रथा के विरुद्ध आपने कलम को काफी चलाया है।
वहीं पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या सर सिर्फ आप दहेज प्रथा पर कलम चलाते हैं या आपने भी अपने जीवन में इसे उतारा भी है। मैं मेरे माध्यम से आप तमाम दर्शकों को इस बात की जानकारी दें कि आपने दहेज प्रथा के खिलाफ अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या किया है। बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। सबसे बड़ी बात यह है जी, ये सवाल आपने इसलिए पूछा है कि लिखने पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं जो दहेज विरोध में लिखते हैं, लेकिन वे छुप कर या किसी तरह दहेज ले लेते हैं और लिख देते हैं। बहुत बड़ी विडंबना है। ये इस वजह से ही हमारे समाज से दहेज खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन मैं जब जन्म लिया था और मैं जब थोड़ा होश में आया, मैंने जिस दिन कलम पकड़ा जी, उस दिन हमने सोच लिया कि मेरा लिखने की सार्थकता तभी है मैं जो लिखता हूँ उसे मैं अपनाऊं। यदि मैं दहेज के विरोध में लिखता हूँ तो मुझे दहेज से बहुत दूर रहना है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। मेरी जिंदगी का दो ही उद्देश्य था, एक जाति नहीं मानना और दूसरा दहेज का विरोध करना। तो जाति नहीं मानने के लिए मैंने सिद्धेश्वर प्रसाद गुप्ता मेरा जो नाम था, मैं सिर्फ सिद्धेश्वर नाम से लेखन शुरू किया। हिंदी एक्सप्रेस में हमने खुलेआम सूचना दिया कि आज से मैं सिद्धेश्वर नाम से सिर्फ सिद्धेश्वर हूँ। मैंने उस समय जाति सूचक नाम मिला। बहुत बड़ी हम लोग एक इंसान है। दूसरा मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य था कि मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ रहूंगा और उसका खिलाफ का ही वजह है कि मैं व्यवहारिक तौर पर मैं स्वयं भी शादी किया, मैंने एक पैसा दहेज नहीं लिया। मैं अपने बेटा का भी शादी किया, मैंने एक पैसा दहेज नहीं लिया। यह पूरा समाज जानता है, यह कुछ छिपाने वाली बात। दोस्तों बताइए, तो कलयुग के इस समय में सर के द्वारा तमाम दहेज प्रथा के खिलाफ लिखा जाता है, वहीं पर सर यूं ही नहीं लिखते बल्कि लिखने से पूर्व भी इन्होंने आत्मसात कर इसे अपनाया है। और जहां तक सर के द्वारा आप भी सुने कि इन्होंने अपने पुत्र का भी विवाह दहेज मुक्त किया है। कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी बात है। आज जहां हमारा सरकार अर्थात नीतीश कुमार की भी मैं बात करूं, उन्होंने भी दहेज लिया था परंतु बाद में लौटा दिया था जानकारी के अनुसार। और वहीं पर सर ने कहा कि यह इन्होंने जो अपना विवाह किया वह दहेज मुक्त किया, क्योंकि इनका उद्देश्य ही था ना जातिवाद हो ना ही दहेज प्रथा हो जी। तो बहुत बड़ी ये दहेज लोभियों पर एक करारा प्रहार है। कम से कम तमाम दहेज लेने वालों को इससे सीख लेनी चाहिए कि इंसान के लिए इंसानियत बड़ी बात है, दहेज बड़ी बात नहीं है। दोस्तों सर बहुत बहुत इसके लिए बधाई। मैं आपको बतलाऊं कि दहेज ही एक वजह है। लाख लोग कह दे कि बेटा बेटी एक समान जी, यह कहावत हो सकता है। बेटा बेटी एक समान, बेटा बेटी एक समान तभी हो सकता है जब दहेज नहीं रहेगा। बिल्कुल दहेज की वजह से ही बेटी के प्रति लोग भार। बिल्कुल सही बात है सर। आपके इसी बातों से मैं तमाम श्रोताओं को एक बात कहना चाहता हूं कि दोस्तों क्या होती है दहेज की पीड़ा। अगर आप लड़की के पिता हैं तो बखूबी आप समझते होंगे। यदि आपके अंदर ये अहंकार है कि आप पैसों से खरीद पाते हैं दूसरों को, या पैसा लेने वाला ये अहंकारी है कि मैं तो जॉब पा लिया हूं, खरीद मैं तो इतने में बिकूंगा। शर्म आनी चाहिए इन गद्दारों को जो नौकरी लेने के बाद खुद को बेच देते हैं। अरे यार, उससे अच्छा तो अपना किडनी कहीं बेच दो, कोई लाभान्वित हो जाएगा। बात बोले, बहुत इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बड़ा संदेश है। और खैर, हम सभी अपने अपने स्तर से जागरूक करने का काम करते हैं और करते रहेंगे। बाकी दहेज लोभियों को अपना समझदारी विकसित करने की जरूरत है। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं सर ये चाहूंगा कि साहित्य आजकल के तमाम श्रोता जो अभी आपको देख रहे हैं, साहित्य आजकल के विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे और तमाम दर्शकों को अंतिम क्या अपना संवाद प्रेषित करना चाहेंगे। मैंने जैसा बतलाया भी कि आपके चैनल से मैं इसलिए बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए नहीं क्या मेरा भेंट वार्ता लेने आए। जी बिल्कुल। ये तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी, आप तो अचानक आ गए। और मुझे खुशी है कि आज जहाँ ताम झाम बहुत ज्यादा है और हर जगह, चाहे चैनल हो, चाहे दूरदर्शन हो, चाहे आकाशवाणी हो, चाहे छोटी छोटी पत्रिकाएं क्यों ना हो, सही बात, इतना खेमेबाजी है, इतनी खेमेबाजी है कि कभी कभी बहुत सारे समर्थ साहित्यकार साहित्य जगत ही छोड़ भाग जा रहा है। बिल्कुल सही बात, इतनी ज्यादा है। ऐसी स्थिति में मुझे यदि थोड़ा सा भी लाभ मिल जाता है साहित्य से तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। आज हमारे आप घर पर पधारे हैं, यही सबसे बड़ा सबूत है कि आप निष्पक्ष हैं, निर्भीक हैं। आपका यह चैनल निर्भीक है, निष्पक्ष है, क्योंकि हमने न कहीं आपके कोई ना आप मेरे खेमा के हैं ना आप एक साहित्यकार, में भी एक साहित्यकार। आप मेरे घर पर पधारे हैं, मेरे निवास पर पहुंचा रहे, इससे बड़ी खुशी और क्या सकते। अब मैं लोगों को यही कहूंगा कि आप बहुत अच्छा सोशल मीडिया
हर जगह खराब नहीं है। सही इस तरह बात है। अच्छी पत्रिकाओं को भी आप पलट लीजिए तो आपको उसमें अच्छी रचनाएं मिलेगी और साधारण रचनाएं मिलेगी, वो चाहे प्रिंटेड पत्रिका हो। सही बात है, बिल्कुल ये सर। तो चैनल है, तो ये तो खुलेआम प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ के आपके लोग के लिए कोई खेमे की जरूरत नहीं है। आप यदि बेहतर लिखेंगे तो आप सामने आएंगे और आप लोग जानेंगे। लेकिन जल्दीबाजी कभी, उन्होंने कहा कि नए लेखकों को आप प्रेरणा दीजिए। मैं तो अभी सीख रहा हूँ, मैं अपने को नए समझता हूँ और मुझे लगता है, लेकिन मैं अपने अनुभव से जो हमने महसूस किया है बिल्कुल सर। वो यह महसूस किया है कि लेखन में, साहित्य में जल्दीबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। जिसको जल्दीबाजी करनी है, जिसको रातों रात साहित्य का स्टार बनना है, उसे साहित्य, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अभी से साहित्य छोड़ दे। क्यों? साहित्य उसे एक ना एक दिन छोड़ देगी। बिल्कुल। यदि आपको साहित्य में जीवंत बने रहना है, प्रेमचंद बने रहना है, रेणु बने रहना है, निराला बने रहना है, नीरज बने रहना है, तो आपको उनकी तरह तपस्या करनी होगी। साहित्य को साधना करना पड़ेगा, बहुत अध्ययन करना पड़ेगा और धीरे 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 आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर ने सही बात आप सभी या हमें भी इस माध्यम से बताया है कि साहित्य में चंद दिनों में जो चाहेंगे कि सुपरस्टार बन जाए तो भूल है आपकी। सर सुपरस्टार का इसलिए मैंने जिक्र किया क्योंकि अभी तमाम रचनाकार रेणु या फिर रामधारी सिंह दिनकर नहीं बनना बल्कि सीधे सुपरस्टार बनना पसंद करते हैं। तो खैर तमाम रचनाकार इससे जरूर लाभान्वित हुए होंगे, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। यदि आप भी साहित्यकारों से साक्षात्कार के इस एपिसोड में शामिल होना चाहते हैं तो हमारी टीम के द्वारा दिए जा रहे इस नंबर पर आसानी से व्हाट्सएप कर संपर्क कर सकते हैं। साहित्यकारों का यह एक तीसरा एपिसोड आपने अभी सुना है, देखा है और मुझे विश्वास है कि आप लाभान्वित हुए होंगे। दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो में आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए साहित्यकारों से नए साक्षात्कार के एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार।